Hello everyone, welcome to the Learning Science, and this is me Ashutosh, and today we are going to discuss NTA NET 2021 paper first. So पेपर फर्स्ट इसको प्रिपेयर करने के पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पेपर फर्स्ट होता कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें और इसमें एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है या नहीं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पेपर में टोटल 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट्स। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग पैसेज, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन एटसेट्रा। इन सारे 10 यूनिट को मिला के टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये टोटल 50 क्वेश्चंस ये 10 यूनिट से 4-4 या 5-5 क्वेश्चंस करके इक्वल मार्किंग 2 नंबर के पूछे जाते हैं और इनमें कोई माइनस मार्किंग नहीं की जाती। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले कम्युनिकेशन यूनिट को शुरू करते हैं और इसे शुरू करने का मेन रीज़न ये है कि ये यूनिट सबसे ज़्यादा सिंपल और बेसिक नॉलेज का है। इसको पढ़ने के बाद जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपका और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे आप बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत का सबसे ज़्यादा यूज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में होगा कि एक स्टूडेंट एक टीचर एक क्लासरूम में कैसे बात करते हैं और उनका कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्लास में कम्युनिकेशन रहता है। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन को पढ़ें। तो किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड ये होता है कि उसके बैकग्राउंड और अबाउट के बारे में जान लेना। तो उससे इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। देखिए, अरिस्टोटल ने एक कोट बोला था, वो ये था कि द होल ऑफ समथिंग इज़ मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को जब हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो हमें उतनी क्लियर नहीं होती जितनी कि उस चीज़ को एज अ होल देखने से होती है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, उसके अगर अलग अलग पार्ट्स को देखें तो आप उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं बता सकते। आप सबसे पहले उसका टायर देख लीजिए, फिर उसका डोर देखिए, फिर इंजन, तो आप रियलिटी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बेसिकली है क्या, ये सब किन चीज़ों के पार्ट्स हैं और ये एक्चुअली में ये खुद किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उन सबको लेके एक साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट जब आप पूरे कार को एक साथ देखेंगे एज अ होल तो आप क्लियर एकदम बता सकते हैं उसकी आइडेंटिटी कि ये है क्या, और ये इंजन, ये डोर, ये बेसिकली उस चीज़ को किस तरीके से रिलेट करके उसकी एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाते हैं इस वर्ल्ड में, और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जो आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम एक इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस कम्युनिकेशन के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई कम्युनिकेशन इन सिलेबस। तो ये देखिए, कम्युनिकेशन को यूजीसी नेट के सिलेबस में रखने का क्या पर्पस है। तो कम्युनिकेशन का मेन मोटिव ये है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को बातचीत के माध्यम से और अधिक क्लियर और इफ़ेक्टिव बनाना है। जैसे मान लीजिए टीचर अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ कुछ ला रहा है, वो उस क्लास में समझा कुछ और रहा है और स्टूडेंट उसको कुछ और कैच कर पा रहा है, मगर ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से हो ही नहीं पा रहा, तो फिर क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाई। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए यूजीसी ने इस सिलेबस में कम्युनिकेशन को डाला हुआ है। फिर आइए स्मॉल यूनिट, इजी एंड मॉडरेट एंड 4 to 5 क्वेश्चंस। इन तीनों को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये पाएंगे कि आप जब सिलेबस में देखेंगे तो इसमें बस 4 टॉपिक ही दिए हुए हैं, जिससे ये एक स्मॉल यूनिट माना जाएगा। इजी एंड मॉडरेट यूनिट, इजी इसको इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, आप जब प्रीवियस और क्वेश्चन उठाएंगे, उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि आप 10 का 10 हर साल एक ही तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। और इसे मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं कि कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अक्सर ही कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे इसमें आगे पढ़ाया जाएगा काइनेसिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं, आप समझ में, अंडरस्टैंडिंग में नहीं लाएंगे अपने, आप इसमें कुछ भी
अपने मन से नहीं कर सकते। अगर आपको आएगा तो आपको आएगा, नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको हल्का सा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें इसको हम मॉडरेट यूनिट कह सकते हैं। नीड लेस टाइम टू प्रिपेयर। इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से फोकस होकर पढ़ रहे हैं तो 4-5 मैक्सिमम 6 दिन आपको इस चैप्टर को, इस यूनिट को पढ़ने के लिए देना होगा। इसका बिहेवियरल नेचर आप देखेंगे कि इसका सबसे अच्छा चीज़ कह सकते हैं हम। बिहेवियरल नेचर का मतलब क्या होता है? देखिए, बिहेवियरल नेचर का मतलब होता है व्यवहारिक, जो डेली रूटीन में प्रैक्टिकल फॉर्म में हो। जैसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी तो पढ़ लेते हैं पर उसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, और रिलेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होता है। लगता है जैसे बस पेपर वर्क हो रहा है, पढ़ लिया है, उसको रट भी लिया है, समझ भी लिया है, उसको बस उसको अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर हम रिलेट नहीं कर पाते प्रैक्टिकल फॉर्म से, तो उतना क्लियर समझ नहीं आता है। बट कम्युनिकेशन का ये सबसे सही चीज़ है, इसका बिहेवियरल नेचर का होना। ये हमारे डेली रूटीन में एकदम ऐसा घुल मिल जाता है जिससे हमें इसका प्रैक्टिकल फॉर्म उतना ही समझ आता है जितना का इसका थियरी पार्ट। फिर अगला है फॉलो ट्रेंड्स ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चंस। अभी जैसे मैंने बताया, इसको समझने के लिए सबसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसको एनालाइज करिए कि किस तरीके से स्टैटिक और डायनामिक दोनों पोर्शन से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और उनको एक बार डीपली फोकस करके एक बार खुद से एनालाइज करिए। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मेमोराइजिंग, ये बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं तो उसका इम्प्रेशन, उसका इमेज आपके माइंड में अपने हिसाब से बनना चाहिए, ना कि एज इट इज़ जैसा उस लाइन में जैसा कि बुक पे लिखा हुआ। ये जब आपके माइंड में इम्प्रेशन बनने लगता है तब समझिए आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और मेमोराइजिंग वो है कि एज इट इज़ आपने अपने माइंड में वही बैठा लिया है जो आप पढ़ रहे हैं, कुछ अलग का इम्प्रेशन इमेज आपके माइंड में बना ही नहीं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देनी है, मेमोराइजिंग पे नहीं। फिर लास्ट है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर ये पोर्शन आपने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आपने कंप्लीट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो समझिए आपका 60% आपका कम्युनिकेशन प्रिपेयर हो गया। क्योंकि इजी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आप उन्हें बिल्कुल कर ही देंगे। जहाँ आप फंसेंगे मॉडरेट यूनिट वाले पे, हल्का सा फंसेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ही होती है। मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा भी, कई सारे आपको नोट करवाऊंगा, वो आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो आप भी टर्मिनोलॉजीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा। अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बस 4 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली में कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम देखेंगे। क्या नॉर्मल बातचीत करना कम्युनिकेशन होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को एक फुल प्रोसेस बनाती हैं? इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये सारी चीज़ें बेसिक कम्युनिकेशन में आती हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि ये बेसिक कम्युनिकेशन से कैसे अलग होता है। कम्युनिकेशन जो होता है वो किस स्टैंडर्ड, किस लेवल पे पहुंच जाता है जिससे कि वो बेसिक कम्युनिकेशन से अलग हटके एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। फिर अगला है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है और उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक सेंडर होता है, वो कोई मैसेज, कोई आइडिया जनरेट करता है, फिर वो उस मैसेज को बना के एक चैनल के थ्रू एक अपने रिसीवर को पहुंचाता है। फिर वो रिसीवर जब वो मैसेज रिसीव करता है तो एक रिस्पॉन्ड करता है अपने सेंडर को। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फीडबैक। जब ये पूरा प्रोसेस सेंडर से मैसेज रिसीवर को पहुंचता है, जब रिसीवर से फीडबैक सेंडर को पहुंचता है, इन सारे प्रोसेस को मिला के एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। लेकिन सारे प्रोसेस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं। तो बैरियर्स उन्हें कहते हैं जो Barriers mainly refers to negative elements that play a role as obstacle in the process of effective communication. जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज़ एकदम आप तक क्लियर पहुँच रही है, मगर ऐसा कुछ हो जिससे मेरी आवाज़ डिसरप्ट हो जाए। वो नेटवर्क इशू भी हो सकता है, वो आपका डिवाइस इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बैरियर मानी जाएंगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में।
फिर अगला है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया क्या होता है? Mass media basically refers to technology that is used by anyone to reach a larger people of any place in a lesser time। मतलब मास मीडिया वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बना सकने में सफल होता है, सक्सेस होता है। फिर अगला है सोसाइटी। सोसाइटी समाज जिसमें हम रहते हैं। तो इस यूनिट में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मास मीडिया सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट करती है, पॉजिटिवली या निगेटिवली, और इसके कंट्रेरी सोसाइटी किस तरीके से अफेक्ट करती है मास मीडिया को निगेटिवली या पॉजिटिवली। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि मास मीडिया रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी की, या सोसाइटी रिफ्लेक्शन होता है मास मीडिया का। अब हमने कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया, बैकग्राउंड को जान लिया, इसके सिलेबस को देख लिया। अब हम आते हैं इसको प्रिपेयर करने के तरीके के बारे में। अब हम इसमें जानेंगे इसे प्रिपेयर कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, किसी भी चैप्टर को यूजीसी नेट में आप मान के चलिए, किसी भी टॉपिक को आप अगर पढ़ने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, तो सबसे पहला आप ये काम करिए, उस टॉपिक से, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइए और उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन अटेम्प्ट करिए। जिन क्वेश्चंस को आप पहले कर पा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं उनको राइट डाउन करिए और उनको एनालाइज करिए अपने हिसाब से। फिर है सेकेंड नंबर, फॉलो रिसेंट ट्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉलो रिसेंट ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, अब इसमें आप ये पाएंगे कि 4-5 सालों का अगर कुछ पुराने पुराने क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे जो 2-3-4 साल के पहले क्वेश्चंस थे वो एक ही तरीके के थे, जैसे स्टैटिक पोर्शंस थे, खासकर कम्युनिकेशन के। जैसे आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे स्टैटिक्स पोर्शन पूछते थे। लेकिन आप पाएंगे एक या इन लेटेस्ट के 1-2 सालों में हल्का सा डायनेमिक पोर्शन इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है 1-2 सालों के क्वेश्चंस के बेसिस पे, कि इन्होंने डायनेमिज्म कैसे इन्होंने अपनाया है। तो उनको आप अच्छे से फॉलो करिए और उसमें आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। फिर तीसरा है अंडरस्टैंड सिलेबस एंड डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। डिमांड ऑफ एग्ज़ाम, इसमें आप इसको पॉइंट करिए, डिमांड ऑफ एग्ज़ाम मतलब डिमांड, एग्ज़ाम का डिमांड क्या, एग्ज़ाम मांगता है क्या आपसे। बेसिकली आपने मान लीजिए कम्युनिकेशन चैप्टर हर तरीके से पढ़ लिया, आपने बुक पढ़ लिया, आपने लेक्चर्स देख लिए, आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए नेट से या कहीं से भी, मगर आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एग्ज़ाम का डिमांड दूसरा, ये आपसे पूछ रहा कुछ दूसरा, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपने रट लिया सारा कुछ कम्युनिकेशन का जो भी किताब में है, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि डिमांड ऑफ एग्ज़ाम पे एकदम फोकस रहिए, वो जिधर जिधर से क्वेश्चंस पूछे आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए और सिलेबस को नंबर 2 पे रखिए। सिलेबस बस पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, पहला आपका है एग्ज़ाम क्लियर करना मोटो। तो पहले आप डिमांड ऑफ एग्ज़ाम पे जाइए, उसके बाद नंबर 2 पे सिलेबस पे जाइए। फिर अगला है अंडरस्टैंड कीवर्ड्स विथ मोर फोकस। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, कीवर्ड्स जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वही इस चैप्टर को हल्का सा मॉडरेट बनाती हैं, वरना ये पूरा चैप्टर ही इजी यूनिट में आएगा। कीवर्ड्स को आप फोकस करिए, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना ये समझ लीजिए कीवर्ड्स पे ही आपका 50% इस यूनिट का डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर टॉपिक्स वन बाय वन। आप मान लीजिए कम्युनिकेशन चैप्टर खोले, एक लाइन से आप पढ़ते चले गए, शुरू का लेके लास्ट तक ख़त्म कर दिया आपने चैप्टर, तो आपको ये चीज़ उतना सही, उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा जितना कि इसके बजाय आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़िए, उसको हर जगह से पढ़िए, लेक्चर देखिए, बुक से पढ़िए, उसको नेट पे चले जाइए, वहाँ देखिए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए जहाँ भी आपको मिले। आपका एक टॉपिक तैयार हुआ, फिर ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। टॉपिक वन बाय वन जब आप कंप्लीट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वो आपका काफ़ी मदद करेगा। फिर है मेक शॉर्ट्स एंड कंक्रीट नोट्स।
कंक्रीट नोट्स मतलब होता है कि आप जो भी नोट्स बनाइए, फिर जब आप 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आप उस नोट्स को देखिए तो आपको पूरा क्लियर कट वो समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं फिर आप उसमें कंफ्यूज होगा। और ऐसा तभी होगा जब आपके नोट्स शॉर्ट होंगे। टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाइए और उसको इतना शॉर्ट करिए कि समझ लीजिए आपका एक टॉपिक आपके एक पेज से भी कम में आ जाए। फिर ऐसा नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर है अगला, सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ सेम टॉपिक। जैसा मैंने अभी बताया, टॉपिक 1 बाय 1 पढ़िए और उनसे रिलेटेड जहाँ भी एमसीक्यूज़ मिले उनको सॉल्व करिए। यह आपको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब के लिए धन्यवाद।